ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, ये सवाल अगर 5 मार्क्स के लिए आ सकता है इतना दूर पार्ट तक, इसका पूरा कंप्लीट आता है तो 15 मार्क्स आ सकता है। तो संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और इसका जो महत्व है इसके बारे में व्याख्या करना है। तो चलिए संविधान बताते हैं, इसका प्रमुख विशेषता और इसका जो महत्व है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो संविधान ये किसी राज्य की शासन व्यवस्था का मूल आधार है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी राज्य में अगर शासन चल रहा है तो उसके पीछे हमारा बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो है संविधान। यह उन नियम, सिद्धांत और जो भी संस्थागत हमारी व्यवस्थाएं, इनका एक कॉम्बिनेशन या समुच्चय रूप होता है, जिसके आधार पर राज्य की सरकार हो उसका गठन किया जाता है, संचालन होता है, और उनकी जो शक्ति है कि इसका कितना पावर होना चाहिए इसका भी निर्धारण किया जाता है। संविधान यह भी निर्धारित करता है कि जो राज्य की विभिन्न संस्थाएं हैं उनमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार हो इस पर फोकस करता है। साथ ही साथ नागरिकों के जो अधिकार हो और उनके जो कर्तव्य हैं इनका भी संविधान में हमारे पास इनको मान्यता प्रदान किया जाता है। ठीक है। संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सरकार की शक्तियों को निर्धारित और यहाँ सीमित करता है, लिमिट में रखता है कि भैया आपको बहुत ज़्यादा पावर्स भी नहीं दिए जाते हैं। इसके माध्यम से शासन को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकने का प्रयास किया जाता है। हमारा संविधान लिखित है या अलिखित, कठोर है, लचीला है, एकात्मक है, संघात्मक, ये सभी हो सकता है। अमेरिका का संविधान आपको मालूम है लिखित है और इससे ज़्यादा क्या कठोर है, जबकि ब्रिटेन का संविधान वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो लचीला माना जाता है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि राज्य में जो राजनीतिक स्थिरता देखते हैं और कानून का जो शासन होता है उसको स्थापित करने पर फोकस करता है। यह नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार के जो विभिन्न अंग है इनके बीच में जो संतुलन है ये बनाए रखने का काम करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान जो है बेसिकली ये हमारी जनता की जो संप्रभुता है उसको संस्थागत रूप से, ठीक है, उसे संस्थागत रूप से प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है कि संविधान केवल शासन चलाने का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार हो गए और जो शासन है उनकी सीमाओं को ये मूल आधार होता है हमारा संविधान। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जो आपको पेपर में पूछा जाएगा संविधान से जुड़ा हुआ। अगला सवाल है संविधानवाद से क्या मतलब समझते हैं या क्या तात्पर्य है। फिर संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए संविधानवाद के जो महत्व है इसके बारे में भी आपको चर्चा करने बोला गया है। ठीक है। तो संविधानवाद ये हमारी आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कौन सा? संविधानवाद। सामान्य अर्थ में संविधानवाद का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से होता है जिसमें सरकार की जो शक्तियां हैं वो संविधान तथा कानून द्वारा क्या होता है, लिमिट में सीमित होता है, मतलब इसे सीमित में रखा जाता है और शासन जो है इसे मनमाने ढंग से बेसिकली नहीं चलाया जाता है। संविधानवाद केवल जो संविधान है उसके अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि जो सरकार है हमारे पास वो वास्तव में जो संवैधानिक हमारे जो नियम हो गए, कानून का शासन हो गया, नागरिक के अधिकार हो गए, इन सब चीज़ का वो पालन करे, इस पर देखना पड़ता है। अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर है कि संविधान और जो संविधानवाद है दोनों के बीच में अंतर यह है कि संविधान क्या है, किसी भी राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसके जो मूल नियम हो गए और जो संस्थाओं का लिखित या अलिखित एक प्रारूप होता है उसे संविधान कहते हैं। लेकिन संविधानवाद हमारे जो संविधान जो सिद्धांत हो गए और हमारे व्यवहारों को दर्शाता है जिनके द्वारा जो सरकार की शक्ति है उसको नियंत्रित किया जाता है और सीमित किया जाता है। किसी भी देश के संविधान तो हो सकता है लेकिन यदि अगर सरकार संविधान की मान ली सीमाएं जो है, लिमिटेशन, उनको पालन नहीं करती तो वहां पर जो संविधानवाद है वो कमजोर माना जाता है हमारे पास। ठीक है। अब इसी संविधानवाद के जो मुख्य आधार है उनमें बताया जा रहा है कि कानून का शासन, सीमित सरकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन तथा उत्तरदायी यहाँ जो शासन है ये सभी चीजें इसमें शामिल होती है। इसका उद्देश्य यही है कि नागरिकों को राज्य की जो निरंकुश शक्ति है उससे यहाँ पर सुरक्षा करना इसका काम होता है। संविधानवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार को जनता के प्रति बेसिकली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है तथा सत्ता का देखिए जो दुरुपयोग होता है उस पर यह नियंत्रण स्थापित करने कार्य करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो और जो संवैधानिक समीक्षा हो इसके महत्वपूर्ण साधन होते हैं हमारे पास। ठीक है। इसलिए कहा जाता है या कह सकते हैं हम लोग कि संविधान जो शासन है इसकी संरचना प्रदान करने कार्य करता है संविधान, जबकि संविधानवाद क्या करता है उसी संरचना के भीतर सत्ता का लिमिटेशन और जो उत्तरदायी प्रयोग है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करता है हमारे पास संविधानवाद। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला सवाल है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसका महत्व और इसके जो प्रमुख तत्व है इसका एक आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये आधुनिक राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ये कि शक्तियों को किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं होना चाहिए
बल्कि इसे बांट देना चाहिए। इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने अपनी जो बहुत फेमस बुक उनका स्पिरिट ऑफ लॉज में इसे बताया था। उनके अनुसार राज्य की शक्तियों को वैसे 3 भाग बांट दीजिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांट देना चाहिए। विधायिका का काम है कि कानून निर्माण करना, ठीक है। कार्यपालिका का कानून को लागू करवाना। न्यायपालिका के कि भैया कानून जो अप्लाई हुआ है उसमें न्याय प्रदान करना इसका काम रहता है। तो शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य यही है कि यदि कोई अंग अगर अधिक शक्तिशाली हो जाता है, शक्तिशाली ज़्यादा हो गया, तो इसके माध्यम से जो नियंत्रण, कंट्रोल और जो बैलेंस है वो स्थापित हमारे पर किया जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत का सबसे महत्व कहा जाए, जो बड़ा महत्व है वो है नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा इसमें रखा गया है। यदि शासन की सभी शक्तियां एक ही संस्था के पास हो तो निरंकुशता और जो सत्ता के दुरुपयोग है इसकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए शक्ति को विभाजन से सरकार का जो विभिन्न अंग है वो एक दूसरे पर क्या कर पाता है, नियंत्रण कर पाता है। हालांकि व्यवहार में शक्तियों का जो पूर्ण पृथक्करण है वो 100% तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, चलिए जो भी है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, ठीक है, इनके कार्यों में कुछ हद तक सहयोग और एक जो पारस्परिक निर्भरता होती है वो आवश्यक हो गई है। अमेरिका में हम लोग देखते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ जो चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था वो देखने को मिलती है, जबकि ब्रिटेन में शक्तियों का अपेक्षाकृत दोनों के बीच में जो समन्वय है वो अधिक पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि शक्तियों का पृथक्करण जो है वो निरंकुशता पर क्या करता है, नियंत्रण पाता है, और साथ ही साथ जो नागरिक स्वतंत्रता है इसकी रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। लेकिन जो हमारा आधुनिक शासन है इसका जो प्रयोग है वो पूर्ण पृथक्करण के बजाय संतुलन और जो नियंत्रण है, कंट्रोल और बैलेंस, इसके रूप में ज़्यादा प्रभावी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब तक अगर आप सभी बच्चों ने हमारे इस वीडियो को देख लिया, अच्छे से पसंद आ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप सभी बच्चों को इस वीडियो को पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, तैयार करना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इसलिए अगर आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक हम आपके साथ हैं, आपके लिए हर पल हम लोग सिखाते यहाँ पर है। तो इस पर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला सवाल है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, और जो ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था है बेसिकली उसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको चर्चा करने बोला गया है, ठीक है। तो राजनीतिक दल एक ऐसे संगठित समूह होते हैं जिनके जो सदस्य वो समान राजनीतिक विचार और उद्देश्य से बेसिकली क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तथा संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से किस तरह सत्ता पाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक हो और संवैधानिक हो, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक जो दल है बेसिकली वो जनता और सरकार के बीच में एक जो कड़ी होता है उसका कार्य करता है। वे चुनाव में उम्मीदवार क्या करते हैं, खड़े करते हैं, नीतियां एवं जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करते हैं, और फिर जनता को राजनीतिक रूप से क्या करते हैं, जागरूक करने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है, जो ब्रिटेन का दलीय व्यवस्था है ये विश्व का माना जाता है कि सबसे पुरानी और विकसित दलीय व्यवस्थाओं में से एक है। परंपरागत रूप से ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव और 2 पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों के बीच सत्ता के लिए एक अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। इसके अलावा जो लिबरल डेमोक्रेट्स हो गए और अन्य क्षेत्रीय दल भी राजनीतिक व्यवस्था में क्या करते हैं, अपना भूमिका निभाते हैं। ब्रिटेन का जो दलीय व्यवस्था इसका ये खासियत है कि यहाँ सरकार और विपक्ष के बीच में स्पष्ट विभाजन हमें देखने को मिलता है। जिस दल को बेसिकली हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त होता है वही क्या करता है, सरकार वहाँ बनाता है, और उसका नेता ही सामान्यतः मतलब जो जनरली क्या होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरा जो विपक्षी दल है वो अपनी भूमिका निभाता है और सरकार की जो नीतियां होती है उसकी आलोचना तथा निगरानी करता है। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर जो जीता वो तो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, जो अपोजिशन लीडर वो भी अपना एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं अपने खुद का, कि हाँ अगर हम रहते इस प्रकार काम करते, इस प्रकार का वहाँ सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों में दलीय जो अनुशासन है वो भी काफ़ी यहाँ महत्वपूर्ण है। संसद में पार्टी के सदस्य सामान्यतः पार्टी की जो नीतियों के अनुसार मतदान करते हैं। राजनीतिक दल चुनावों के माध्यम से जनता के सामने जो अपने कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करते हैं और जनमत को एक जगह संगठित करने कार्य करते हैं। ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था में समय समय के साथ परिवर्तन भी आया है। पहले 2 दलीय व्यवस्था अधिक प्रभावी था, लेकिन वर्तमान में छोटे छोटे क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया गया, ठीक है, और भी मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है यहाँ भी। अतः ब्रिटेन की जो दलीय व्यवस्था है वो संसदीय लोकतंत्र, मजबूत विपक्ष और जो संगठित राजनीतिक दल है इस पे आधारित एक महत्वपूर्ण हमारे पर उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास है कि अमेरिका का बताना है कि अमेरिका के दलीय व्यवस्था के बारे में इसकी प्रमुख विशेषता वर्णन करें, साथ ही साथ इसे ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था से कंपेयर भी करना, तुलना भी करने बोला गया, ठीक है। तो अमेरिका का दलीय व्यवस्था ये लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमेरिका में मुख्य रूप से 2 पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, 2 ग्रुप बटे हुए, एक जो बाइडेन की पार्टी और ट्रम्प का पार्टी।
दोनों जो दल है वो राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में कंपटीशन करते हैं। यद्यपि अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे दल भी मौजूद है, लेकिन राष्ट्रपति और जो कांग्रेस के चुनावों में ये दो दलों का ही में से ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ठीक है। अमेरिकी दलीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ द्विदलीय व्यवस्था जो ज़्यादा मौजूद है। राजनीतिक दलों को संगठन जो है वो संघीय स्तर के साथ साथ, मैंने सेंट्रल लेवल के साथ साथ राज्य और जो स्थानीय स्तर होता है उसके स्तर पर फोकस्ड होता है। अमेरिका में दलों का जो संगठन है वो ब्रिटेन की तुलना में ज़्यादा हमारे पास डिसेंट्रलाइज दिखता है। पार्टी सदस्यों में जो दलीय अनुशासन है वो ब्रिटेन की तुलना में क्या होता है, यहाँ कम होता है हमारे पास। ब्रिटेन और अमेरिका की जो दलीय व्यवस्था है इसमें कई समानताएं भी दिखी जाती है। जैसे दोनों देशों में बेसिकली कहा जाए तो दो प्रमुख जो दल है वो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल जनता को क्या करते हैं, जो राजनीतिक विकल्प है वो प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में इसकी खास अंतर भी है। जैसे ब्रिटेन में संसदीय शासन होने के साथ साथ बहुमत प्राप्त कर दल सरकार बनाता है, उसी का नेता क्या बनता है, प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति शासन है जहां राष्ट्रपति का चुनाव अलग प्रक्रिया होता है। ब्रिटेन में दलीय शासन जो अनुशासन मौजूद होता है, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य जो है कहीं पर अपनी पार्टी से अलग होकर मतदान भी कर सकते हैं। ब्रिटेन में जो पार्टी है वो संगठन जो है बेसिकली वो अपेक्षाकृत ज़्यादा केंद्रीकृत है, लेकिन अमेरिका में जो दल है वो अधिक विकेंद्रीकृत है हमारे पास। इसलिए कहा जाता है कि दोनों देशों में द्विदलीय जो प्रवृत्ति है वो समान होने के साथ साथ दोनों में हमारे पास अलग अलग शासन प्रणाली के कारण काफ़ी यहाँ भिन्नता भी देखी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन, इनकी दलीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता और इसका एक तुलनात्मक व्याख्या करने बोला गया आपको। तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चीन, इन सभी का दलीय व्यवस्था और अपना जो राजनीतिक संरचना इनका और शासन प्रणाली, इन दोनों के कारण एक दूसरे में देखिए बहुत सारा भिन्नता भी है। इन तीनों देशों में देखा जाए तो इनकी जो दलीय व्यवस्था है उसे समझने के लिए आप इनके संविधान, राजनीतिक जो संस्थाएं होंगी और सत्ता के वितरण को पहले ध्यान में रखना आवश्यक है। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ जो भिन्न राजनीतिक विचारधाराएं और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत सारे जो अन्य दल होते हैं वो सक्रिय होते हैं। चुनावों में अलग अलग दल के कारण बेसिकली यहाँ प्रतिस्पर्धा होती है और कई बार सरकार चलाने के लिए इन राजनीतिक दलों को गठबंधन भी करना पड़ता है। फ्रांसीसी जो दलीय व्यवस्था है इसमें समय समय पर नए नए जो राजनीतिक दल है और जो गठबंधन है इनका समय समय के साथ उदय भी हुआ है। वहीं बात करें स्विट्जरलैंड के बारे में तो इसकी जो दलीय व्यवस्था है इसमें बहुदलीय व्यवस्था होती है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है और जो सत्ता में सहयोग तथा सहमति की जो राजनीति है इसका एक विशेष महत्व दिया जाता है। स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्था है और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसकी संस्थाएं जो है इसकी दलीय राजनीति को अधिक प्रभावित करती है। यहाँ राजनीतिक निर्णयों में व्यापक सहमति जो है वो बनाने का यहाँ प्रयास किया जाता है। इसके विपरीत जो चीन की राजनीतिक व्यवस्था है इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख और एक निर्णायक स्थान होता है। चीन में अन्य राजनीतिक संगठन मौजूद जरूर है, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आने वाली देखिए जितने भी राजनीतिक व्यवस्था है इन सभी के अंदर वो लोग कार्य करते हैं। इसलिए चीन का जो दलीय व्यवस्था है वो पश्चिमी देशों की प्रतिस्पर्धात्मक जो बहुदलीय व्यवस्था है उससे अलग होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो फ्रांस में बहुदलीय प्रतिस्पर्धा है, स्विट्जरलैंड में बहुदलीय और जो सहमति आधारित राजनीति, जबकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अतः तीनों देशों की दलीय व्यवस्था जो है उनकी अलग अलग राजनीतिक और जो संवैधानिक ढांचा है उसको स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करने का कार्य करती है। अगला सवाल है हमारे पास है हित समूह से क्या समझते हैं, इसके स्वरूप, प्रकार और जो राजनीतिक महत्व है इसके बारे में व्याख्या करने बोला गया। हित समूह ऐसे संगठित या असंगठित समूह होते हैं जिनके सदस्य जो होते हैं किसी विशेष आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और अन्य सामान्य हित से जुड़े होते हैं और वे अपने हितों की रक्षा तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार की देखिए जो नीतियां होती हैं और उनके जो निर्णय होते हैं इन सभी चीज़ों को प्रभावित करने का ये प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। हित समूह बेसिकली क्या करते हैं, सामान्यतः स्वयं सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि सत्ता में देखिए जो मौजूद सरकार है और जो नीति निर्माता हो गए उनको प्रभावित करने के लिए अपने हितों की पूर्ति वो लोग करना चाहते हैं। हित समूह का जो स्वरूप होता है वो अलग अलग समाज में बेसिकली अलग हो सकता है। इसमें व्यावसायिक संगठन, श्रमिक संगठन, किसान संगठन, पेशेवर संगठन, उद्योग संगठन, साथ ही साथ सामाजिक संगठन आदि सभी लोग शामिल होते हैं। कुछ जो हित समूह है वो स्थायी और जो संगठित होते हैं, जबकि कुछ किसी विशेष मुद्दे या समस्या के समाधान के लिए अस्थायी रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। हित समूह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वे सरकार तक जो विभिन्न वर्ग हैं इनकी समस्याएं और इनके जो मांग है उनको लोगों तक पहुंचाते हैं तथा नीति निर्माण में विशेषज्ञ जो जानकारी है वो भी उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसके माध्यम से समाज के जो अलग अलग वर्ग हो गए वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का उन्हें अवसर मिलता है। वे जनमत निर्माण में भी क्या करते हैं, योगदान करते हैं। कई बार देखिए जो सरकार नीति है उनमें कमी बताते हैं और उनका ध्यान लोगों की ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि सभी जो जितने भी हित जो समूह हैं वो समान रूप से तो प्रभावशाली नहीं होते। आर्थिक रूप से मजबूत समूह जो होता है वो सरकार और जो नीति निर्माता है उन पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे असमान राजनीतिक प्रभाव की समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हित समूह लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यम जरूर है। ठीक है, वे विभिन्न सामाजिक एवं जो आर्थिक हित हो गए उनको प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनके प्रभाव का लोकतांत्रिक और साथ ही साथ पारदर्शी ये होना कंपलसरी, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ब्रिटेन और अमेरिका में जो हित समूह है इनकी भूमिका और इनके जो कार्य हैं इनका क्या आपको तुलनात्मक विवेचना करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को डिकोड करते हैं। जैसे हमने बताया, हित समूह ऐसा संगठन है जो किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक या कोई अन्य सामूहिक हमारा हित है उसकी रक्षा या उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो नीति है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। वे स्वयं स्वतः नहीं प्राप्त करें लेकिन चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि जो नीति निर्माता हो गए उन पर अपना प्रभाव डाल के अपने हित की जो पूर्ति है वो करना चाहते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देशों में जो हित समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, दोनों में अंतर देखा जाता है। ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन, व्यावसायिक संगठन, पेशेवर संगठन, किसान संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठन सरकार तथा संसद को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार से बातचीत करते हैं, ज्ञापन देते हैं और विशेषकर जो जानकारी है वो उपलब्ध कराते हैं। ब्रिटेन में जो संगठित हित समूह है उनका राजनीतिक दल और सरकार के साथ जो संपर्क होता है वो नीति जो निर्माण होता है इसको ये प्रभावित कर सकता है। अमेरिका में हित जो समूह की संख्या और जो विविधता वो काफ़ी अधिक है हमारे पास है। यहाँ व्यापारिक संगठन, श्रमिक संगठन, पेशेवर जो संघ हो गया, सामाजिक हित से जुड़े जो भी अन्य संगठन है वो सक्रिय रहते हैं। ये समूह कांग्रेस सदस्य हो सकते हैं, प्रशासन है तथा अन्य जो नीति निर्माण करते जो लोग उनके संपर्क में रहते हैं और अपने हित के पक्ष में जो समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चुनावी राजनीति और जनमत निर्माण में इनकी जो भूमिका है वो दिखाई भी देती है हमें। दोनों देशों में हित समूह जो है वो सरकार को विशेषज्ञ जानकारी देते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं और विभिन्न जो सामाजिक वर्ग है इनके हितों की राजनीतिक व्यवस्था तो पहुंचाते हैं। मुख्य अंतर यह है कि अमेरिका में देखिए जो हित समूह की गतिविधियाँ है वो और अधिक विविध है, साथ ही साथ व्यापक है, जबकि ब्रिटेन में पारंपरिक रूप से जो सरकार और जो संगठित हित समूह दोनों के बीच में एक प्रत्यक्ष संवाद को अधिक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो दिया गया है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच में जो कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये हित समूह, और लेकिन उनकी संरचना और प्रभाव जो है हमारे पास है वो राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, और जो चीन में जो हित समूह होते हैं इनकी क्या भूमिका है और साथ ही साथ इनका आपको एक जो विशेषता, इसके साथ आपको एक तुलनात्मक व्याख्या करने बोला गया। कौन कौन से देश? फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जो चीन है इसके बारे में। ठीक है, तो हित समूह कौन होते हैं सबसे पहले समझ लीजिए। एक ऐसे संगठन या समूह है जो किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक अथवा जो सामुदायिक हित है इसकी रक्षा करना और इसका बढ़ावा करने के लिए ये सरकार की जो नीति हो गई या सरकार के जो निर्णय हो गए इनको प्रभावित करने का ये लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, चीन में जो हित समूह की भूमिका है उनके देखिए राजनीतिक और साथ ही साथ जो संवैधानिक ढांचा होता है उनका वो अलग अलग यहाँ पर हमें दिखाई भी देता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में तो फ्रांस में जो श्रमिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, पेशेवर जो संगठन हो गया, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन हो गए, इनके माध्यम से ही हितों का बेसिकली जो प्रतिनिधित्व है वो लोग बेसिकली वहाँ का जो हित ग्रुप है वो काम करता है। ये संगठन जो है वो सरकार के समक्ष अपनी जो है मांगे रखते हैं और सरकार की जो नीति है उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब इनमें हो सकता है प्रदर्शन किया जाए, वार्ता किया जाए और साथ ही साथ सार्वजनिक जो अभियान है ये इनके एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसी बाद में बात करें स्विट्जरलैंड में तो इनमें हित समूह को राजनीतिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक संगठन जो है वो सरकार तथा जो राजनीतिक दल है उन सबके पहले संपर्क में आते हैं। स्विट्जरलैंड की जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो हित समूह है बेसिकली वो जनमत संग्रह और जो जनमत संग्रह से संबंधित जो भी राजनीतिक अभियान चलाए जाते हैं उनसे ये प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, सहमति और यहाँ पर जो समझौता होता है इसकी राजनीति इनके प्रभाव होता है इनको बढ़ावा देने का कार्य करता है। देखिए चीन में बात किया जाए तो दोनों देशों से अलग है।
यहाँ आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख स्थान है, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संगठन जो है ये सभी चीज़ें मौजूद है, लेकिन उनका जो कार्य करने का राजनीतिक व्यवस्था तथा पार्टी के नेतृत्व के जो व्यापक ढांचे वो पार्टी के भीतर ही हो पाता है। इसलिए स्वतंत्र रूप से सरकार की नीतियों प्रभावित करने की उनकी जो क्षमता है वो पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था तुलना में सीमित है। जैसे दूसरे देश में आप विरोध तो कर सकते हो, लेकिन इतना लिमिट में यहाँ बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है। तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि फ्रांस में जो हित समूह है वो सक्रिय दबाव और जो सार्वजनिक गतिविधि है, स्विट्जरलैंड में सहमति और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, जबकि चीन में संगठित संस्थागत व्यवस्था और साथ ही साथ जो पार्टी नेतृत्व है इसके अंतर्गत यहाँ पर कार्य किया जाता है। अंत हम कह सकते हैं कि तीनों देशों में जो हित समूह है वो सामाजिक हितों को राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता और साथ ही साथ उनका जो प्रभाव है इनकी सीमा क्षेत्र क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये था पहला सवाल, आपको पूछा जाएगा हित समूह का, फ्रांस के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में और साथ ही साथ चीन के बारे में। ठीक है, तो ये सवाल आपसे बच्चों पेपर में 15 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो इसे मोस्ट प्रीवियस सवालों की लिस्ट में रख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 10 में दाब समूह से आप क्या समझते हैं, प्रेशर ग्रुप जिसे कहते हैं, और इसके कार्य क्या होते हैं और राजनीतिक महत्व इसकी चर्चा करनी बोली गई आपको। ठीक है, तो दाब समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो किसी विशेष हित के लिए, वर्ग विशेष के लिए या उद्देश्य से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और सरकार की नीति हो चाहे सरकार के जो निर्णय लिए गए उनको अपने पक्ष में प्रभावित करने का वो प्रयास करते हैं। इन्हें अंग्रेजी में लोग प्रेशर ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक दलों में इनका जो मुख्य अंतर यह है कि राजनीतिक दल जो होता है वो बेसिकली चुनाव लड़के सत्ता प्राप्त करते हैं, जबकि जो दबाव समूह होता है वो स्वयं सत्ता प्राप्त करने बजाय क्या करता है, सरकार पर इफेक्ट डालता है ताकि वो अपने हित की जो पूर्ति है वो करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अलग अलग हो सकते हैं, इनमें व्यावसायिक संगठन होता है, श्रमिक संगठन है, किसान संगठन, कर्मचारी संघ, उद्योग संगठन, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन, ये सभी लोग इसमें प्रमुख होते हैं। इनके सदस्य जो होते हैं वो किसी विशेष हित या उद्देश्य के आधार पर सभी लोग संगठित भी होते हैं। दबाव समूह का पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि सरकार और जनता के बीच में संचार का माध्यम बनाना है। वे अपने सदस्यों की समस्याएं और मांगों को सरकार तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त वे नीति जो निर्माता को विशेषज्ञ जानकारी और सुझाव भी देते हैं और जनमत निर्माण में भी क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा किसी मालिक को विशेष मुद्दा उसके प्रति जनता का जो ध्यान है वो आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह लोकतंत्र में सरकार की जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का प्रयास करते हैं या सहायता करते हैं। वे सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और उनके संभावित जो प्रभाव होते हैं उनको सामने यहाँ रखा जाता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, ज्ञापन है, वार्ता होता है, जन अभियान है, सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव को यहाँ पर बनाया जाता है। हालांकि शक्तिशाली जो आर्थिक या संगठित जो समूह है उन पर अत्यधिक प्रभाव लोकतांत्रिक समानता के लिए बेसिकली समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए इनके कार्यों में क्या होता है, पारदर्शिता और जो भी संवैधानिक सीमा है इनका यहाँ पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि अंततः दबाव समूह जो होते हैं वो लोकतांत्रिक राजनीति में विभिन्न हितों का बेसिकली अभिव्यक्ति देने और सरकार को क्या करते हैं, उत्तरदायी बनाने में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो ये था दबाव समूह क्या होता है, किस प्रकार ये लोकतांत्रिक राजनीति में भूमिका निभाते हैं। ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप सभी बच्चों ने हमारे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके भी दोस्त हैं जिनका ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा तो वो खुद से लिख के आ पाएँ। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास है, ब्रिटेन और अमेरिका में जो बेसिकली दबाव समूह है उनकी कार्य प्रणाली और उनका जो राजनीतिक प्रभाव है इसका एक आपको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने बोला गया है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, दबाव समूह जैसे अभी हमने बताया जो ऐसे संगठित समूह होते हैं जो किसी विशेष हित या उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार तथा नीति निर्माताओं के जो निर्णय हैं उसको प्रभावित करने का ये प्रयास करते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दोनों में देखिए जो दबाव समूह है वो राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन दोनों देशों में उनका जो कार्य प्रणाली कार्य करने का तरीका है और प्रभाव का जो प्रकृति है वो दोनों अलग अलग है। जैसे ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन हो गया, उद्योग हो गया, व्यापारिक संगठन, पेशेवर संस्थाएं, किसान संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन, ये सभी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण दबाव समूह है। वे सरकार और संसद के सदस्यों से जो अपने जो मांगे हैं वो प्रस्तुत करते हैं। ज्ञापन है, वार्ता है, सार्वजनिक अभियान, शांतिपूर्ण प्रदर्शन इनके प्रमुख साधन होते हैं। ब्रिटेन में कुछ ऐसे दबाव समूह हैं जो राजनीतिक दल और सरकार के साथ नियमित संपर्क के माध्यम से जो नीति निर्माण है उनको प्रभावित करने का ये प्रयास करते हैं। अमेरिका में दबाव समूह की संख्या और विविधता जो है वो काफ़ी अधिक है ब्रिटेन के मुकाबले। व्यापारिक संगठन यहाँ भी है, श्रमिक, सब कुछ यहाँ समूह बेसिकली सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। वे कांग्रेस के सदस्य और जो भी प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क करते हैं और अपने पक्ष में कानून और नीति बनाने के लिए सरकार पे बेसिकली प्रयास भी किया जाता है।
चुनाव और जनमत निर्माण के दौरान भी इनकी जो गतिविधियां है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। दोनों देशों में देखिए दबाव समूह जो है वो सरकार को विशेषज्ञ की जानकारी देते हैं, जनता की जो मांगे वो राजनीतिक संस्थाओं को पहुंचाते हैं और नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अमेरिका में दबाव समूह की जो गतिविधि है वो अधिक विविध और संगठित हमें दिखाई देती है, जबकि ब्रिटेन में पारंपरिक रूप से जो सरकार है, संसद है और जो संगठित हित समूह, इनके बीच में जो संवाद है, ठीक है, कि बातचीत करके इन सब चीज़ों पे वहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, अंततः कह सकते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका में जो दबाव समूह है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वे नागरिक हितों को शासन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है वो सार्वजनिक हित और पारदर्शिता की जो सीमाओं के भीतर ही होना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन। जैसे अमेरिका ब्रिटेन था उसी तरह ये सवाल है। इसमें दबाव समूह भूमिका और इसकी जो विशेषता है इसका व्याख्या करने बोला गया है। तो दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो किसी विशेष हित की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो नीति होगी, साथ ही साथ वहाँ के जो निर्णय उनको प्रभावित करने का ये प्रयास करते हैं। वे स्वयं राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने नहीं जाते, बल्कि जो नीति निर्माता उस पर प्रभाव डाला जाता है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में से बताया। फ्रांस में श्रमिक संघ है, उद्योग है, व्यापारिक संघ, ये सभी लोग इसीलिए कार्य करते हैं। ये सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं और वार्ता हो गया, जो सार्वजनिक अभियान हो गया, प्रदर्शन हो गया, इन साधनों के माध्यम से नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। श्रमिक संगठनों की भूमिका जो है वो विशेष रूप से यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण रही है। स्विट्जरलैंड में दबाव समूह को राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षाकृत यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। व्यापारिक संगठन, ये सभी लोग शामिल है। स्विट्जरलैंड की जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का कारण ये क्या करते हैं, समूह जो है वो जनमत निर्माण करते हैं और साथ ही साथ जनमत संग्रह से जुड़े जो भी अभियान है उनको प्रभाव डालते हैं। यहाँ राजनीतिक निर्णयों में सहमति और समझौता की जो बेसिकली परंपरा है वो दबाव समूह के थ्रू ही बेसिकली प्रभाव को बढ़ाती है। चीन में दबाव समूह की जो स्थिति है वो दोनों देशों से क्या है, अलग है। चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, इसका एक केंद्रीय स्थान रहा है। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संगठन जो है यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन वह व्यापक राजनीतिक एवं जो संस्थागत ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसलिए सरकार की नीतियों पर जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, दबाव डालने में उनकी जो भूमिका है वो सीमित हो पाती है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो फ्रांस में दबाव समूह सक्रिय रूप से सार्वजनिक गतिविधि, स्विट्जरलैंड में सहमति और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चीन में संस्थागत एवं जो पार्टी नेतृत्व ढांचा है इसके भीतर यहाँ पर कार्य किया जाता है। तो तीनों ही देशों में दबाव समूह हितों की बेसिकली अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता जो है और कार्यप्रणाली, ये सभी के सभी राजनीतिक प्रभाव अलग अलग होता है हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जनमत से क्या समझते या क्या अभिप्राय है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनमत के महत्व और साथ ही साथ इसके निर्माण में जो साधनों की यहाँ पर चर्चा करनी बोली गई आपको। तो जनमत से तात्पर्य किसी सार्वजनिक या राजनीतिक विषय के संबंध में समाज में क्या करना है, लोगों का सामूहिक जो राय है उसे जनमत कह सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत का एक विशेष महत्व है। जन का मत, लोगों का क्या मत है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम जो राजनीति है वो शक्ति बेसिकली जनता के हाथ में होती है। सरकार को जनता की आवश्यकताएं, इच्छा और उपेक्षाओं के हिसाब से जो नीतियां बनाने का यहाँ प्रयास करना पड़ता है। जनमत केवल व्यक्तियों की अलग अलग राय का साधारण योग नहीं है, बल्कि किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर समाज में जो विकसित होने वाला व्यापक और एक प्रभावशाली जो राय होता है वो जनमत है। जनमत का निर्माण बेसिकली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर हमारे पास होता है। यही जो जनमत है, इस निर्माण से समाज, पत्र, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे कई समाचार माध्यमों की जो महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है। राजनीतिक दल भी अपने विचार और नीतियों को सरकार या जनता तक पहुंचाने कर जनमत को प्रभावित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संगठन, हित समूह, दबाव समूह, सार्वजनिक जो बहस है, ये सभी चीज़ें क्या करती है, जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान अपना करते हैं। लोकतंत्र में जनमत सरकार पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। चुनावों के माध्यम से जो जनता है वो सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करती है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार यहाँ पर सत्ता जो है वो परिवर्तन कर सकती है। जनमत सरकार को जनता की समस्याएं और आवश्यकताओं के प्रति जो है वो जिम्मेदारी भी बनाता है। इसके माध्यम से जो नागरिक है बेसिकली वो राजनीतिक जो निर्णय है उसमें प्रत्यक्ष रूप से वो भागीदार भी होते हैं या भाग लेते हैं। हालांकि जनमत जो है वो हमेशा कभी याद रखिएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ये निर्मित नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें देखिए गलत सूचनाएं, अफवाह, पक्षपातपूर्ण प्रचार, ये सभी चीज़ें प्रभावित करता है। इसलिए नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और एक आलोचनात्मक जो सोच है यह होना बहुत जरूरी है। अंत कह सकते हैं हम कि जनमत जो है लोकतांत्रिक शासन की एक आधारभूत शक्ति है।
स्वतंत्र, जागरूक और सूचित जनमत ये लोकतंत्र को मजबूत तथा सरकार को उत्तरदायी बनाता है हमारे पास। ठीक है, तो जनमत से क्या समझते हैं आप समझ गए होंगे। ये सवाल पेपर में आएगा तो अब आपसे बच्चे आराम से बना के लिख के आ पाइएगा। अगला सवाल है ब्रिटेन। सारे देखिए जितने भी देश हमारे पास सिलेबस में दिए गए, चाहे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, चीन, इनमें जो जनमत की भूमिका है इसका एक आपको तुलनात्मक अध्ययन करने बोला गया है। ठीक है, तो जनमत से आशय किसी सार्वजनिक या राजनीतिक विषय के संबंध में समाज में जो विकसित व्यापक राय से जुड़ा होता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनमत सरकार की जो नीति है, राजनीतिक दल और प्रशासन को ये प्रभावित करने वाला एक तत्व होता है। हालांकि देखिए विभिन्न देशों का, अलग अलग देशों का राजनीतिक व्यवस्था के कारण जो जनमत की भूमिका है और जो प्रभाव है वो अलग अलग भी हमें दिखाई देता है। ब्रिटेन में देखा जाए तो जनमत जो है वो संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है। चुनाव हो गया, राजनीतिक दल, समाचार पत्र, सार्वजनिक बहस, इन सभी के माध्यम से जनमत का यह निर्माण होता है और सरकार को जनता की जो अपेक्षाएं हैं और साथ ही साथ जो प्रतिक्रिया है उनको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। अमेरिका का ज़्यादा महत्व देखा जाता है यहाँ पर, जिनमें राष्ट्रपति और कांग्रेस के चुनाव के साथ साथ जनमत सर्वेक्षण हो गया, मीडिया हो गया, सार्वजनिक जो अभियान हो गए, इनके माध्यम से जो जनता की राय है वो प्रभावित करने का प्रयास भी किया जाता है। विभिन्न सामाजिक संगठन और दबाव समूह भी क्या करते हैं, जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फ्रांस में बात करें तो राजनीतिक दल, सोशल मीडिया, सार्वजनिक आंदोलनों के माध्यम से जो जनमत व्यक्त होता है और सरकार की नीतियों के प्रति जनता की जो प्रतिक्रिया है वो कई बार उनके जो राजनीतिक निर्णय उनको भी प्रभावित करती है। स्विट्जरलैंड में बात करें तो जनमत का विशेष महत्व रूप है क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। जनमत संग्रह और जो जन पहल के माध्यम से जो नागरिक है वो अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक और साथ ही साथ सार्वजनिक विषयों पर सीधे जो है वो अपनी राय यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजनीतिक व्यवस्था इन देशों से बहुत अलग है। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थान है। जनता की राय विभिन्न जो संस्थागत माध्यमों से सरकार तक पहुँचती है, लेकिन पश्चिमी जो लोकतांत्रिक देशों की तरह यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा की जो चुनावी राजनीति मतलब कॉम्पिटिटिव यहाँ पर वो थोड़ा सा कम देखा जाता है। देखिएगा, ठीक है, क्योंकि चीन में एक ही प्रकार पार्टी का रूल है यहाँ पर। इस प्रकार पांचों देशों में देखिए जनमत का महत्व तो है, लेकिन सभी के व्यक्ति अलग अलग है। ब्रिटेन, अमेरिका में प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र दिखाया जाता है, फ्रांस में लोकतांत्रिक है, सार्वजनिक और साथ ही राजनीतिक गतिविधि, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और चीन में पार्टी नेतृत्व वाली जो व्यवस्था वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अगला और लास्ट सवाल है हमारा आपसे ही बच्चों के एडवांस मेजर पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का, कि ब्रिटेन, अमेरिका सभी देशों को बताया हुआ कि संविधान के सामाजिक जो आर्थिक आधार है इनकी व्याख्या करनी है और आधुनिक युग में विधायिका के पतन के क्या कारण इसके बारे में भी आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो किसी देश का संविधान केवल कहा जाए सिर्फ कानूनी दस्तावेज आप नहीं समझे, बल्कि वो उस देश की सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक परिस्थिति है इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। इसलिए अलग अलग देशों के जो संवैधानिक स्वरूप है उनको समझने के लिए हमें उनके जो सामाजिक आर्थिक आधार है इनका अध्ययन करना भी हमारे लिए जरूरी है। ब्रिटेन का संवैधानिक जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ, एक सीरियल ऑर्डर से हुआ और इसके पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन महत्वपूर्ण रहे हैं। औद्योगिक विकास हो, सामाजिक वर्गों में परिवर्तन हो, लोकतांत्रिक अधिकारों के विस्तार से ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है इसको प्रभावित किया जाता है। अमेरिका का संविधान जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संघवाद, प्रतिनिधिक लोकतंत्र और निजी संपत्ति जैसे विचारों से प्रभावित रहा है। यहाँ की जो सामाजिक एवं जो आर्थिक परिस्थितियों ने सीमित सरकार और जो व्यक्तिगत अधिकार है इन सभी चीज़ों को विशेष महत्व दिया है। फ्रांस में संविधान पर जो स्वतंत्रता है, समानता है और नागरिक अधिकारों की अवधारणा, इन सभी चीज़ों का गहरा प्रभाव देखने को मिला है। फ्रांसीसी राजनीतिक विकास में सामाजिक एवं जो आर्थिक परिवर्तन है यहाँ महत्वपूर्ण रहे। वहीं पर जो स्विट्जरलैंड है उसका संवैधानिक ढांचा जो है वो संघवाद, स्थानीय स्वतंत्रता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सामाजिक सहमति इस पर फोकस्ड होता है। ठीक है, आधारित होता है। इसकी सामाजिक विविधता और साथ ही साथ जो आर्थिक संरचना है इसके राजनीतिक संस्थानों को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, चीन की जो संवैधानिक व्यवस्था है यहाँ पर समाजवादी, राजनीतिक एवं आर्थिक विचारों से प्रभावित होती है। यहाँ राज्य और अर्थव्यवस्था में कम्युनिस्ट जो पार्टी यहाँ की उसकी केंद्रीय भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आधुनिक युग में देखा जाए या समय में विधायिका के पतन के बहुत सारे यहाँ कारण बताए गए। कार्यपालिका का बढ़ता प्रभाव, प्रशासनिक एवं जो तकनीकी जो विशेषज्ञ की आवश्यकता, प्रत्यायोजित विधान, साथ ही साथ राजनीतिक दलों के मजबूत नियंत्रण तथा जटिल सरकारी कार्यों कारण यहाँ विधायिकाओं की जो स्वतंत्र भूमिका है ये कई परिस्थितियों से कम हुई है। संसदीय कार्यों में अगर देखा जाए तो दलीय अनुशासन भी विधायिका की जो स्वतंत्रता है उसको ये प्रभावित करता है। फिर भी लोकतंत्र में विधायिका जो है उसकी महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। वो कानून बनाती है, बजट को स्वीकृति देती है, सरकार को जिम्मेदार या उत्तरदायी बनाने का कार्य करती है,
अंततः कह सकते हैं विधायी का पूर्ण पतन तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी सापेक्ष स्थिति की कमी तो जरूर आई है। इस बात को समझने, कोई गलत ये बात भी बोलना सही होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये था आपसे बच्चों का एडवांस मेजर पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया। अब आपसे बच्चे एडवांस मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। मैं आपसे बच्चों के लिए एडवांस मेजर पेपर 2 को एक ही वीडियो में पूरा 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स का सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो आपसे बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।